बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 2 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक नंबर है 2.11 इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। याद रहे ये टॉपिक भी लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले की वीडियो में हम इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन के टॉपिक को बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वहां पे हमने कॉमन वेलोसिटी फाइंड आउट की थी, याद है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को यूज करते हुए। आज भी इस टॉपिक के अंदर वही कॉमन वेलोसिटी ही हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन है यहाँ पे 2D। सही है, तो इंशाल्लाह अभी बैठे बैठे टॉपिक आपको तैयार हो जाएगा। सबसे पहले तो ये देखें, इन इलास्टिक कोलिजन में हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में कि भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, लेकिन लीनियर मोमेंटम जो होता है सिस्टम का वो कंजर्व्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है। जिसमें हमने मैथमेटिकल इक्वेशन यूज की थी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये बातें बेटे याद है ना, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूं, ये बातें आपने लाजमी याद रखनी है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, अब इसका मतलब एनर्जी का तो लॉस हुआ है, क्योंकि तीसरा पॉइंट मैंने आपको याद करवाया था कि यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन होगी वो परमानेंट होती है। इन इलास्टिक कोलिजन में जो डिफॉर्मेशन होती है वो परमानेंट होती है। उसी डिफॉर्मेशन की वजह से तो एनर्जी का लॉस हुआ है, कि वो जो एनर्जी का लॉस हुआ है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड, ये सारे पॉइंट्स आपको पीछे बता के आया हूं। यहाँ पे दोबारा नहीं डिस्कस करूंगा, टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आपका, ठीक है। लेकिन ये जहन में रखने हैं कि इन इलास्टिक कोलिजन के जब भी जिक्र हो तो आपके वो 3-4 पॉइंट जो पीछे बता के आया हूं, जब इलास्टिक और इलास्टिक को हम डिफाइन कर रहे थे तब सारे पॉइंट्स आपको बताए थे, वो आपके माइंड में होने चाहिए। सही है ना। फिर उन सारी चीजों को जहन में रखते हुए हम ये सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे आगे। तो फिर ये देखें जी, सबसे पहले तो बुक फर्स्ट लाइन में आपको बता रही है कि आमतौर पे जो हम माइक्रोस्कोपिक कोलिजन की बात करते हैं तो ये क्या है, इन इलास्टिक। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, क्योंकि एटम क्या करते हैं, वाइब्रेट, इसका मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी है। अब ये एनर्जी लॉस होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो फिर इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी का लॉस हुआ है। तो ये आप एक छोटी सी लाइन याद रख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। हमारी जो थ्योरी स्टार्ट होगी वो यहाँ से होगी, ठीक है। डायग्राम से आप थ्योरी खुद बनाते जाएंगे, आपका लॉन्ग सेट होता जाएगा, ठीक है। तो जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरी की लाइंस ऐड करनी है वो मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। इसी तरह से टॉपिक को तैयार कीजिएगा जैसे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। पहले समझ लें जरा गौर से। ये है जी हमारे पास डायग्राम, यानी कि आज के इस 2D में हमारे पास दो बॉडीज होंगे, पार्टिकल कह लें, रिजिड बॉडीज कह लें, होंगे रिजिड। सही है, तो ये हमारे पास दो बॉडीज हैं रिजिड, एक अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स वाई प्लेन है ना, उसके अंदर एक अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी v1i और इसका मास क्या है m1। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास m2 है और इसकी वेलोसिटी क्या है बेटा, इनिशियली v2i, मतलब सेकंड बॉल की या बॉडी की वेलोसिटी इनिशियल क्या है, v2i, ठीक है। अब ये देखो दोनों की डिफरेंट डायरेक्शन है, ये एंगल क्या है इसका 0, ये 0 एंगल पे मूव कर रहा है, और ये सम एंगल थीटा, ये थीटा है विद एक्स एक्सिस। क्लियर। तो अब देखें ये दोनों इस तरह से मूव करते हुए आ रहे हैं, ये इस पॉइंट पे या कह लें ओरिजिन वाले पॉइंट पे आके क्या हो जाएंगे, कंबाइन, यानी कोलाइड करेंगे, हिट करेंगे एक दूसरे को। जैसे ही यहां पे आके ये कोलाइड करेंगे तो आफ्टर कोलिजन ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्टिक टुगेदर, यानी कि इकट्ठे हो जाएंगे। जिस तरह 1 डायमेंशन में आपको बताया था, आटे के पेड़े की एग्जांपल दी थी ना, ठीक है। तो उसी तरह से देखें दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में आए, इस पॉइंट पे आके क्या करेंगे, कोलाइड। तो आफ्टर कोलिजन हम देखेंगे कि भाई ये दोनों क्या हो गए, स्टिक टुगेदर, इकट्ठे हो गए, कंबाइंड हो गए, जुड़ गए। अब जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि ये वाला उसके अंदर घुस जाएगा तो एक बन जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसे ऐसे ये दोनों ना ऐसे, तो ऐसे इकट्ठे होकर फिर ऐसे जाएंगे। तो हम जब कंबाइन हो चुके हैं तो उसको ओवरऑल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया कि उसका एक बड़ा मैस बन जाएगा और वो क्या होगा, m। तो आफ्टर कोलिजन देखें यहाँ पे एक बड़ा मैस बन गया जिसको हम m से डिनोट कर रहे हैं, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, vf, क्योंकि कॉमन वेलोसिटी हो चुकी है ना, दोनों जुड़ चुके हैं। तो अब इसकी वेलोसिटी जो होगी वो होगी कॉमन वेलोसिटी, उसको हम नाम दे रहे हैं vf का, ठीक है जी। तो यहां तक तो ये सारी तकरीबन वही चीजें हैं, लेकिन यहां पे याद रखिएगा आफ्टर कोलिजन जब ये स्टिक टुगेदर हुए दोनों बॉल्स या बॉडीज, तो वो इस एंगल यानी कि विद एक्स एक्सिस ये एंगल बना रहे हैं, ये फाई, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसका मतलब हमारा टारगेट ये है इस फाई को कैलकुलेट करना और इधर से बेटे इस कॉमन वेलोसिटी को फाइंड आउट करना। तो इसके फार्मूला ही हमें चाहिए, बस टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। टारगेट भी क्लियर हो गया, डायग्राम भी समझ आ गई। अब आपको ये बता दूं कि जितनी चीजें यहाँ पे हमने अभी डिस्कस की हैं वही सारे यहाँ पे थ्योरी में अपने अल्फाज में लिख देंगे तो थ्योरी बन जाएगी। फिर मैं बताता हूँ यहाँ पे कंपोनेंट्स कैसे ड्रॉ करेंगे। ये देखें, द परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन इज वन इन विच द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स स्टिक टुगेदर टू मेक अ सिंगल मास आफ्टर कोलिजन। वो चीज आप यहाँ पे देख चुके हैं, ये गए दोनों स्टिक टुगेदर हुए, फिर आप देख सकते हैं कि एक सिंगल मास बन गया, वो क्या है, कैपिटल M। अच्छा जी, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अब देखें, लेट अस टेक टू रिजिड बॉडीज
having masses m1 and m2 moving with velocities v1i and v2i, ये सारे इन बातों का जिक्र किया जा रहा है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अच्छा, उसके बाद देखें, आफ्टर कोलिजन बॉडीज स्टिक टुगेदर हैविंग कंबाइंड मास कैपिटल M इज इक्वल टू m1 प्लस m2। भाई ये वाला जो मास होगा ये किसके बराबर होगा बेटे, ये होगा आपके पास कैपिटल M m1 प्लस m2, यानी कि इन दोनों को जब एड अप किया गया है ये दोनों जुड़ेंगे तो एक बड़ा मास बनेगा ना, वो बन चुका है। वही चीज आप यहाँ पे लिख देंगे, विच मूव्स विद वेलोसिटी vf। अब उसकी कॉमन वेलोसिटी क्या है vf, वो भी लिख दे। अच्छा जी, उसके बाद मेकिंग एन एंगल फाई विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये आप देख सकते हैं कि एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है, फाई। अब यही फाई कैलकुलेट करना है और vf कैलकुलेट करना है, तो वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करेंगे, तो वहां से आप कॉमन वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसका मैथमेटिकल रिलेशन अभी आपको फाइंड आउट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैथमेटिकल स्टार्ट करने से पहले डायग्राम को जरा कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी बन रहा है, तो लिहाजा ये एक वेक्टर बन गया एक्स वाई प्लेन में, इस तरह ये भी एक वेक्टर बन गया। तो मोमेंटम तो है ही वेक्टर क्वांटिटी ना, तो फिर इसके दो दो कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जैसे प्रीवियस लेक्चर में किया था। बेटे इसका एक कंपोनेंट आएगा अलोंग एक्स एक्सिस, एक कंपोनेंट आएगा अलोंग वाई एक्सिस, दोनों हेड टू टेल ऐड होने चाहिए और दोनों के बिटवीन एंगल 90 होना चाहिए, ये कंपोनेंट की निशानी है। तो अब इस कंपोनेंट का नाम क्या होगा बेटे, अगर ये आपके पास एंगल थीटा, आप चाहें तो यहां पे भी बना सकते हैं, ठीक है ना, चाहे यहां पे बना सकते हैं चाहे आप यहां पे बना लें, तो फिर ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि क्रॉस में आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। यहां पे बनाएंगे तब भी ठीक है बेटे, ये देखें ये बन गया और दूसरा ये बन गया। अब एंगल के सामने वाला क्या होगा, साइन, और ये वाला क्या होगा, कॉस। तो बेटे ये फिर बन गया आपके पास कंपोनेंट m2 v2i साइन ऑफ थीटा, सही है। इसी तरह से ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसका नाम होगा बेटे m2 v2i cos थीटा, क्लियर है जी। अब वही चीज यहां पे मेंशन कर दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इसी तरह से यहां पे भी एंगल क्या है, फाई, तो इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा अलोंग एक्स एक्सिस, एक होगा अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस वाले का बेटे नाम क्या होगा, यहां पे लिख देता हूं m कैपिटल vf cos ऑफ फाई, क्योंकि यहां पे एंगल क्या है, फाई। इसी तरह एंगल के सामने वाला साइन होगा तो ये बन जाएगा mvf साइन फाई। लो जी, ये दो कंपोनेंट्स आ गए, डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करते हुए मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस फिर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैंने हेडिंग लगाई मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस की। अब क्या लिखेंगे, जल्दी से हेडिंग मेंशन कर लें, बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस, ये हमने बराबर करना है। तो फिर ये देखें जी, मैं यहाँ पे बराबर कर। अच्छा, एक चीज और, बुक में ना डायग्राम के हिसाब, डायग्राम में जो एंगल यूज किया गया ना उसके हिसाब से इक्वेशन नहीं लिखी हुई, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा, है एक ही बात, कोई मसले वाली बात नहीं, घबराना नहीं है। तो आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट एंगल पुट करें या बेशक ना करें, मैं आपको दोनों इक्वेशन बना दूंगा, थोड़ी सी तवज्जो देनी है बेटे। अब ये देखें, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन पहले लिखेंगे, फिर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये हेडिंग लगा ली है ना, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखें जी, हमारे पास बिफोर कोलिजन पहले बॉल का मोमेंटम क्या होगा, वो होगा बेटे m1 v1i cos थीटा 1, ये बुक में है। अच्छा, अब थीटा 1 से मुराद क्या होगा कि यहाँ पे थीटा 1 क्या है इसका, ये तो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो एंगल तो होगा 0, तो थीटा 1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटे 0। अभी लिख लें, फिर मैं ऊपर मेंशन कर देता हूं। अच्छा जी, प्लस उसके बाद देखिए सेकंड बॉल है, सेकंड बॉल का मोमेंटम क्या होगा, ये होगा बेटे m2 v2i cos थीटा 2, सही है। अलोंग एक्स एक्सिस देखना है ना, तो ये देखें पहले का इसका m1 v1i, इसका एंगल ले लें अभी cos थीटा 1, थीटा 1 ले लें, बुक ऐसे यूज कर रही है। थीटा 1 0 हो जाएगा ना, cos 0 1 हो जाएगा, तो फिर यही बन जाएगा। इसका मतलब इसमें एंगल ना लिखे, एक ही बात है, बस समझना है जरा। प्लस m2 v2i अलोंग एक्स एक्सिस देखना है, तो वो ये बनता है m2 v2i cos थीटा 2, यहां पे लिख लें। अच्छा, मैंने इसके लिहाज से लिखा है ना cos थीटा, तो फिर यहां पे मैंने थीटा 2 बुक के लिहाज से लिखा है। अब इसका मतलब जो थीटा 2 होगा वो क्या है, थीटा, तो यहां लिख दूं थीटा 1 का मतलब है 0 डिग्री और थीटा 2 का मतलब है सिर्फ थीटा। बुक को चाहिए था कि डायरेक्ट यहां पे 0 लिख देता, यहां पे थीटा ही यूज करता, इक्वेशन में भी वही लिखता, लेकिन बुक ने क्या किया, इक्वेशन में इस तरह से लिखा है थीटा 1 थीटा 2,
जबकि डायग्राम में सिर्फ थीटा शो किया है। तो आपको समझना चाहिए कि भी देखें पहले बॉल का ये मोमेंटम है m1 v1, आगे जो है cos थीटा वन से मुराद होगा 0 डिग्री। जब यहां 0 डिग्री पुट करोगे तो cos 0 1 हो जाएगा, वो मैं नीचे लिख देता हूं। इसी तरह से जब ये वाला कंपोनेंट देखोगे m2 v2i cos थीटा, अब यहां पे बुक ने लिखा है m2 v2i cos थीटा 2, तो थीटा 2 का मतलब होगा आप थीटा यूज करेंगे, थीटा 2 का मतलब थीटा होगा, बस ये जहन में रखिएगा। अब आपकी मर्जी, चाहे ये लेके चले चाहे ये लेके चले, तो हम बुक को ही फॉलो करते हैं अभी फिलहाल, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ले जी फिर आगे चलते हैं। फाइनल मोमेंटम क्या होगा उधर देखें, अलोंग एक्स एक्सिस mvf cos फाई, तो यहां लिख देते हैं mvf cos फाई। लो जी इक्वेशन बन गई, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपकी मर्जी है कि आप यहां थीटा 1 की जगह वो 0 लगा दें, cos 0 1 हो जाएगा, तो यहां से बचेगा m1 v1i बस, प्लस m2 v2i cos थीटा 2 का मतलब थीटा है, ये थीटा इज इक्वल टू mvf cos फाई। लो जी, चाहे इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से लिखो, एक ही बात है। बुक ने इस तरह से लिखा है, आप चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखे ना, यहां पे मोमेंटम क्या है, वही प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी m1 v1i, ये आ गया m1 v1i। अच्छा, प्लस अलोंग एक्स एक्सिस इसका क्या है m2 v2i cos थीटा, m2 v2i cos थीटा इज इक्वल टू, फाइनल क्या होगा अलोंग एक्स एक्सिस देखो mvf cos फाई, mvf cos फाई। तो ये भी आसान है, आप चाहें तो यही इक्वेशन लिख लें, कोई गलत नहीं हो सकता, ठीक है। बस मैंने ये वाली इसीलिए लिखी है थीटा 1 और थीटा 2 के साथ, क्योंकि बुक में लिखी गई है। तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, ये ध्यान में रखना है कि थीटा 1 का मतलब 0 डिग्री है और थीटा 2 का मतलब ये वाला एंगल थीटा है। तो इस तरह से आप रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास सिंपल आसान सी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है बेटे, यहां तक क्लियर है ना? बस अब कोई मसला नहीं, अब हम जरा स्पीडली चलेंगे। मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, तो मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस भाई इसका तो वाई है ही नहीं, लेकिन बुक ने फिर भी थीटा की फॉर्म में लिखा है। तो वो कैसे लिखा है ये देखें इस तरह से, इसका पहले निकालते हैं जी m1 v1i sin थीटा 1। अब थीटा 1 क्या है 0 डिग्री, जब यहां 0 पुट करेंगे साइन 0 सारा 0 हो जाएगा, तो ये सारे का सारा 0 हो जाएगा। तो बेशक आप 0 यहां पे लिख दें, बेशक ना भी लिखें, क्योंकि इसका y तो है ही नहीं, इसका y कहां पे, ये तो अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। लेकिन अगर लिखना हो बुक की तरह तो फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं, जब थीटा 1 की जगह 0 पुट करेंगे साइन 0 0 होता है, वो सारा 0 हो जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है बुक की तरह लिखें या यहां पे डायरेक्ट इसको ना ही लिखें, क्योंकि इसका साइन है ही नहीं, साइन कंपोनेंट है ही नहीं। क्लियर बेटे? प्लस अब इसका साइन, तो अलोंग वाई एक्सिस ये देखें, ये आ रहा है अलोंग वाई एक्सिस इसका, तो ये आता है m2 v2i sin थीटा 2 बुक लिख रही है। आप चाहे तो थीटा 2 की जगह फिर से वही लिख दें, थीटा 2 किसके बराबर है, थीटा के, तो वो भी ठीक है। समझ रहे हैं ना बात? लेकिन मैं बुक के हिसाब से चल रहा हूं। अच्छा जी, आगे आ जाए, इज इक्वल टू अलोंग वाई एक्सिस बेटे फाइनल मोमेंटम क्या है mvf sin फाई, तो ये आ गया mvf sin फाई। लो जी, ये भी बन गई इक्वेशन। अब आप चाहें तो फर्दर देखें, इसी को ऐसे लिख सकते हैं ना, यहां पे साइन 0 0 तो सारा 0 हो जाएगा, ये सारा 0 होगा, इसको हटा देते हैं। फिर यहां से सिर्फ आपके पास बचा m2 v2i sin थीटा 2 की जगह थीटा, तो यहां थीटा पुट कर दो, इज इक्वल टू आगे क्या है m कैपिटल M आएगा mvf sin फाई। लो जी, वही चीज है। तो इसको देख के घबरा नहीं जाना कि पता नहीं थीटा 1 थीटा 2 कहां से आ गया, बुक में तो नहीं है। नहीं है तो फिर क्या है, हमने आपको समझा दिया ना। तो आप चाहे ये डायरेक्ट इक्वेशन लिख लें चाहे ये वाले लिख लें, बुक ने ये वाली लिखी है तो मैं इसीलिए इसको नाम दे रहा हूं इक्वेशन 2 का। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। लो जी, आधा काम हो गया। अब हमें क्या चाहिए, यहां से सॉल्विंग फॉर वीएफ एंड फाई, मतलब हमें ये वाली वीएफ चाहिए और ये एंगल फाई चाहिए, इसका फार्मूला बनाना है। तो फिर बेटा ये देखें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने लगा हूं। लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगी, राइट में। आप चाहें तो इन दो इक्वेशंस को भी ले सकते हैं, की बुक में देखेंगे ना, वो इन इक्वेशंस को सॉल्व करके ऐड कर रहा है, ठीक है ना। तो एक ही बात है, कोई मसले वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है आपने। ले जी, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 की ये लेफ्ट साइड है, ये मैंने लिख दी, उसके बाद 2 की ये लेफ्ट साइड है, ये मैंने ऐड कर दी, ये देखें प्लस कर दिया, ये लेफ्ट साइड आ गई, ठीक है। उसके बाद 1 की ये राइट साइड है, ये राइट साइड आ गई, प्लस 2 की ये वाली राइट साइड है, ये राइट साइड प्लस हो रही है, ये राइट साइड आ गई। तो लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करेंगे, राइट को राइट में ऐड करेंगे।
अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी स्क्वायर लेंगे, उस साइड पे भी स्क्वायर लेंगे। तो अगले स्टेप में देखिएगा, पहले इस सारे का स्क्वायर ले लें, ये आ गया जी होल का स्क्वायर, फिर ये प्लस, फिर इसका भी स्क्वायर ले लें होल का, ये बेटे मैंने होल का स्क्वायर ले लिया, इज इक्वल टू राइट साइड पे इसका भी स्क्वायर ले लें, इसका और इसका भी स्क्वायर ले लें। ये देखें, इसका भी स्क्वायर ले लिया, एम का स्क्वायर वी एफ का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, और इसका भी स्क्वायर एम स्क्वायर वी एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ये देखें, क्लियर है ना? यहां तक स्टेप तो क्लियर है ना? अब इतने छोटे बच्चे तो आप है नहीं कि आपको समझ ना आए, तो बेटे यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये वाली साइड एज इट इज अभी चलती आएगी। यहां पे देखिएगा, एम स्क्वायर वी एफ स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन ले लें, ये कॉमन आ गया, अंदर यहां से बचा साइन स्क्वायर फाइव, यहां से बचा कॉस स्क्वायर फाइव। अब साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव आप सारे बच्चे जानते हैं ये 1 के इक्वल होता है, तो यहां पे तो बेटे आ जाएगा 1। अब 1 लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है। तो एम स्क्वायर वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ये सारी साइड यहां पे आ जाएगी। क्लियर है ना? बहुत ही आराम से चल रहा हूं। अब बेटे ये देखें, यहां से जो एम स्क्वायर है वो इस सारे के नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। मतलब कि ये वाली चीज जो चलती आ रही है उसको मैंने दोबारा लिखा है। ये देखें, m1 v1 i cos थीटा 1 प्लस m2 v2 i cos थीटा 2, ये आ गया उसका स्क्वायर, ये वाला प्लस ये ठहरा है, आगे ये वाली सारी चीज ये ठहरी है, डिवाइडेड बाय ये m स्क्वायर वी एफ स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, वहां पे बच गया सिर्फ वी एफ स्क्वायर। क्लियर? अब बेटे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम क्या लेंगे बेटे? स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचेगा सिर्फ वी एफ, और इस सारे के ऊपर ये स्क्वायर रूट ठहरी है। लेकिन मैंने साथ में एक और काम भी कर दिया है कि ये जो एम स्क्वायर है, देखना इसके ऊपर भी स्क्वायर है, उसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो होल के ऊपर स्क्वायर लिया जा सकता है। तो मैंने इस एम स्क्वायर को इसके नीचे भी डिवाइड कर दिया है, इसके नीचे भी अलग से डिवाइड कर दिया, अलग अलग कर सकते हो ना, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो ये एम स्क्वायर इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा। तो देखें, इसके नीचे भी आया हुआ है और इसके नीचे भी आया हुआ है। अब आप सोच रहे हो कि सर जी एम स्क्वायर है, और भाई इधर देखें ना, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो सारे के ऊपर स्क्वायर लगा दिया ना, तो एक ही बात है, मतलब इसका स्क्वायर भी है, इसका भी स्क्वायर है, तो इस पूरे के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? इसी तरह यहां पे देखें, इस सारे के ऊपर स्क्वायर है और ये वाला एम स्क्वायर इसके नीचे भी आएगा, तो उसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो फिर सारे के ऊपर स्क्वायर ले लेना। ठीक है यहां तक? तो अब डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है। होल की स्क्वायर रूट भी रहेगी क्योंकि यहाँ पे है, तो होल की स्क्वायर रूट। बस बुक ने यहां तक ये कॉमन वेलोसिटी वी एफ का आपको रिजल्ट शो किया है। अब इसमें जब आपके पास m1 v1 i v2 i ये वैल्यूज होंगी, आप पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बस ये आपने रिलेशन फाइंड आउट करना था। अब आपकी मर्जी है कि आप थीटा 1 की जगह 0 लगाएं, cos 0 1 हो जाएगा, यहां से ये सिर्फ बचेगा, और इधर से थीटा 2 की जगह सिर्फ थीटा लगा दें तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद यहां पे आएंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, ये सारी टर्म उड़ जाएगी। मैं बना दूं, आप चाहें तो इसी चीज को जैसे की बुक में होता है वैसे भी लिख सकते हैं कि ये देखें, ये स्क्वायर रूट, यहां पे m1 v1 cos थीटा थीटा 1 क्या है? 0 डिग्री, तो cos 0 1 हो जाएगा, यहां से बचेगा m1 v1 i। अच्छा जी, उसके बाद आगे है प्लस m2 v2 i cos थीटा डिवाइडेड बाय ये आ गया m होल का स्क्वायर, प्लस इधर आ जाए जी m1 v1 i sin थीटा 1 क्या है? 0, sin 0 0 हो जाता है, सारा 0 हो जाएगा, प्लस m2 v2 i साइन थीटा 2 क्या है? थीटा, तो थीटा डिवाइडेड बाय m होल का स्क्वायर। लो जी, ये भी आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो ये वाला रिजल्ट लिख लें, चाहें तो आप ये वाला बुक वाला लिख लें, एक ही बात है। अब अगले स्टेप में हमारा काम है जी फाइनल एंगल, यानी कि ये वाला फाई एंगल हमने कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए भी कोई फार्मूला होना चाहिए, तो सिंपल वही थीटा इज इक्वल टू tan, डायरेक्शन है ना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। तो बेटा ये देखें, फाई इज इक्वल टू, यहां पे भी tan इनवर्स भी आएगा, सही है ना, तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, फिर आगे देखें y ओवर x, तो y वाले सारे कहें साइन, तो यहां से देख लो ये सारों में साइन आ रहा है, तो ये वाली चीज यहां पे लिख दें, डिवाइडेड बाई, और ये वाली चीज क्या है? x पे क्या होता है? cos, तो ये वाली सारी चीज इसके नीचे लिख दे, तो देखें साइन डिवाइडेड बाई cos मतलब y ओवर x, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। बजाय इसके कि आप दोबारा से इक्वेशन लेके डिवाइड करें आंसर निकालें, लेंथ ही हो जाएगा। आप बस यहां तक पहुंचने के बाद ये y है, इसमें साइन आ रहा है, तो पहले ये लिखें, डिवाइड बाय ये अंदर वाली चीज लिख देंगे, तो ये आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी। लो जी, टॉपिक यहां तक खत्म हो चुका। अब जैसे से बुक लास्ट में ये कह रही है कि कोलिजन किस तरह से है? इनइलास्टिक। तो इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं रहती ना, उसका लॉस होता है।
तो देखें बुक ने कहा जी सिंस सिस्टम इज इनइलास्टिक, सिंस कब लगाते हैं? जब कोई चीज हमें पहले से पता हो, उसका जिक्र दोबारा करना हो तो उससे पहले सिंस लगाते हैं। सिस्टम इज इनइलास्टिक, सिस्टम वाकई इनइलास्टिक था, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है कोलाइडिंग सिस्टम की वो कंजर्व नहीं रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, बल्कि उसका लॉस होगा। तो वही अगर आपको लॉस एनर्जी का चाहिए तो उसके लिए बुक ने फार्मूला बताया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। जाहिर सी बात है बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे ना, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ना, तो इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर देंगे तो वो आपके पास लॉस ऑफ हीट का अमाउंट आ जाएगा, एनर्जी का अमाउंट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो यहाँ पे देख लें, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1v1 का स्क्वायर। देखिए ना बिफोर कोलिजन इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m1v1 का स्क्वायर, वो लिख दी, प्लस इसकी क्या होगी, हाफ m2v2 का स्क्वायर, हाफ m2v2 का स्क्वायर, ये लिख दी। तो इस तरह से ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई, यहाँ पे पुट कर देंगे, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इधर देखें, अब ये m है ना कैपिटल M, साथ में क्या है vf, तो हाफ mvf का स्क्वायर, तो ये देखें फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mvf का स्क्वायर, ये यहाँ पे पुट कर दें। अब जब आपके पास ये पैरामीटर्स होंगे m vf v1i इसी तरह से m1 m2 v2i, तो आप पुट करके वो अमाउंट निकाल सकते हैं लॉस ऑफ एनर्जी का। सही है जी, तो पुटिंग करने की जरूरत नहीं है, बस यहां तक छोड़ देंगे, ये आपका लॉन्ग कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट में बुक 3 एग्जांपल्स मेंशन कर रही है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में इनइलास्टिक कोलिजन की कोई एग्जांपल, तो 3 एग्जांपल दी गई, जो सबसे आसान है ना वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए थे क्योंकि इसका जिक्र मैं पहले भी शुरू में कर चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन अ कार क्रैश द कोलिजन इज एन इनइलास्टिक इन बोथ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस। यानी कि एक आपके पास सपोज करें कार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रही है, एक आ रही है जी वर्टिकल डायरेक्शन में। जब ये दोनों इस तरह से आके इस पॉइंट पे कोलाइड करेंगी, तो कोलिजन जब होगी तो आफ्टर कोलिजन हम देखेंगे कि थोड़ी देर के लिए ये दोनों ऐसे स्टिक टुगेदर यानी कि कंबाइन होकर इकट्ठी आगे गई हैं। वो इस तरफ भी जा सकती हैं, इस तरफ भी जा सकती हैं, इस तरफ भी जा सकती हैं, बहरहाल टकराने के बाद वो क्या होगी, स्टिक टुगेदर, इकट्ठी हुई और इस तरह से एक डायरेक्शन। इसका मतलब अब यहाँ पे उसकी कॉमन वेलोसिटी हो चुकी है और मास भी क्या हो चुका है, कैपिटल M। तो यही चीज आ गई ना सारी की सारी। और अक्सर हम ये रोड पे देखते हैं कि सम टाइम एक कार आती है दूसरी कार से टकराती है, वो कार उड़ी आगे और वो उड़ी पीछे या कहीं इधर उधर, वो इलास्टिक कोलिजन होती है जिसमें बॉडीज टकराने के बाद कॉन्टैक्ट में ना रहें, ठीक है, स्टिक टुगेदर ना हो, अलग अलग फौरन ही हो जाए, तो वो मैं शुरू में बता चुका हूं, वो इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल है। इन इलास्टिक में क्या होता है, इंटैक्ट दोनों कंबाइन हो जाते हैं टकराने के बाद, थोड़ी देर के लिए ऐसे इकट्ठे होकर जाती है। तो इसी तरह से फिर ये देखें, वर्टिकल कार आई, हॉरिजॉन्टल कार आई, इस पॉइंट पे टकराई, टकराने के बाद वो सपोज करते हैं इस डायरेक्शन में ऐसे स्टिक टुगेदर। तो फिर इसका मतलब यहां पे देखें क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन के लिए अब देखें एनर्जी का लॉस हुआ होगा, तो जब दोनों कार टकराई होंगी तो उनका जो आगे बुलेट होता है जिसको कैंपल जोन कहते हैं, वो जाहिर सी बात उस पर डेंट पड़ जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो फिर यहां देखें डिफॉर्मेशन परमानेंट होगी कि ना हुई, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गई। तो इन इलास्टिक के केस में परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस होगा। तो डेंट पड़ा, साउंड आया, जगह गर्म हो चुकी होगी, तो ये जो एनर्जी का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट होगा, साउंड होगा, डिफॉर्मेशन होगा। बस यहां तक इसको एंड कर देंगे। वही बात मैंने आखिर में लिखी हुई, देखें, मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट टर्निंग इनटू द हीट, साउंड एंड डैमेज टू द व्हीकल्स। लो जी, एक छोटी सी एग्जांपल आप मेंशन कर देंगे, समझा मैंने दी है। टॉपिक आपका 100% कंप्लीट हो चुका है। स्टार्ट आपने किस तरह से लेना वो बता दिया था स्टार्ट में, पिछली स्लाइड में। फिर आपने डायग्राम बनानी थी, मैथमेटिकल इक्वेशन निकाली थी, VF निकाला था, फाई निकाला था। फाई के बाद आपको पता है कि अगर आपको उस लॉस ऑफ एनर्जी का अमाउंट चाहिए तो उसके लिए ये फार्मूला है, इसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये है, फिर इन पैरामीटर्स की पुटिंग करके आप वो अमाउंट निकाल सकते हैं। उसके बाद लास्ट में एक छोटी सी एग्जांपल देंगे और टॉपिक खत्म। उम्मीद है कि हर एक चीज़ क्लियर होगी, कि इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।